Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya। तो गाइस मैंने प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड ऑक्सिन पे 2 वीडियोस को अपलोड किया था और उसमें मैंने ऑक्सिन का कुछ बेसिक और उसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो आपको बताए थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आपको जितने भी प्लांट्स हार्मोन्स हैं वो सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उससे रिलेटेड आपको उसका बेसिक और जो भी उनके फंक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं जिब्रेलिन्स के बारे में बताऊंगी। जिब्रेलिन्स भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन है या जिसको प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन प्रमोट स्टेम ग्रोथ, जैसे कि मैंने ऑक्सिन का भी आपको बताया था वैसे ही जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन जो है वो स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो फाइटो हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं, लेकिन पहले जो इसकी जब डिस्कवरी होती है वो किसके बेसिस पे होती है, इसलिए जिब्रेलिन जो है वो स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जिब्रेलिन्स को हम जीए कह के भी बुलाते हैं क्योंकि जिब्रेलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन्स आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेलिन जो है एक फंगस है जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई और जिसको अब जो है नाम उसका चेंज करके फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी, एक फंगस था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई और जिसका नाम अब फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई रख दिया गया है। उससे जो है जिब्रेलिन्स को आइसोलेट किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जिब्रेलिन्स को उसी से आइसोलेट किया गया। पता कैसे चला था? राइस प्लांट्स इन्फेक्टेड विथ फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई ग्रो एबनॉर्मली टॉल, यानी कि एक राइस प्लांट था। ठीक है, एक राइस प्लांट था जो कि इन्फेक्ट हुआ था इसी फंगस से और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब वो क्या चीज़ शो कर रहा था, एबनॉर्मली टॉल, मतलब बहुत ज़्यादा टॉल होता जा रहा था वो राइस प्लांट। ठीक है, क्योंकि नेचर ने भी क्या चीज़ बनाई, मतलब ऐसा नहीं है, हर चीज़ को स्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो ग्राफ बताए थे उसमें जो स्टेबलाइजिंग ग्राफ था वो भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ नेचर में ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम और कम हो तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, उसी तरह अगर प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है तो भी प्रॉब्लम, अगर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी उसमें रुकावट नहीं आ रही है या मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, तो भी वो काफ़ी जो है वो मतलब हेल्पफुल नहीं होता है, अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो उसी तरह राइस प्लांट जो था वो इन्फेक्टेड था इस फंगस से जिसका नाम था फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई। वो एबनॉर्मली टॉल था विच लीड्स टू लॉजिंग, यानी कि फॉलिंग ओवर एंड रिड्यूस्ड ईल्ड, हेंस द नेम। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्लांट्स एबनॉर्मली टॉल था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, जिसकी वजह से फॉलिंग ओवर, यानी कि जब कोई चीज़ लंबी होती है तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल मतलब झुक जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या, फॉलिंग ओवर यानी कि वो झुक जा रहा था। ठीक है, एंड रिड्यूस्ड ईल्ड, और उसकी ईल्ड भी अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब राइस भी अच्छे से नहीं मिल रहे थे। हेंस द नेम बकाने ऑफ फूलिश सीडलिंग डिसीज, इसको नाम दिया गया था, जिसकी वजह से मतलब कि जो राइस प्लांट में जो फंगस था उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से राइस प्लांट जो है वो एबनॉर्मली टॉल हो रहा था, जिसकी वजह से फॉलिंग ओवर और उसकी जो ईल्ड है वो रिड्यूस होती जा रही थी, यानी कि हमें अच्छे से राइस नहीं मिल रहे थे, और इसी जो डिजीज़ था उसको नेम दिया गया था बकाने या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज़। तो इसी तरह से जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी हुई थी। ये जब प्लांट्स में ये चीज़ देखी गई तब ये बैक्टीरिया को फंगस को पकड़ा गया और उससे जिब्रेलिन को आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई प्रोड्यूसेस सेवरल जिब्रेलिन्स। जो फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई जो फंगस है वो बहुत सारे जिब्रेलिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट द मोस्ट अबंडेंट ऑफ विच लेकिन इज GA3, जिसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो जो मोस्ट अबंडेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जिब्रेलिन्स है वो है GA3, जिसको जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो आप भूलिएगा नहीं, लिख भी लीजिएगा कि क्योंकि बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड्स हैं या जिब्रेलिन्स प्रेजेंट है, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में है वो है GA3। आफ्टर दैट डिस्कवरी प्लांट, जब ये सारी डिस्कवरी हो गई उसके बाद ये देखा गया कि प्लांट ऑल्सो कंटेन जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंसेज बट मच लोअर देन फंगस, कि प्लांट्स के बाद खुद भी मतलब प्लांट जो है उसके पास भी एक जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंसेज है, लेकिन फंगस से बहुत ज़्यादा कम मात्रा में। ठीक है,
सो द फर्स्ट प्लांट जिब्रेलिन, जो पहला प्लांट, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे जिब्रेलिन्स को फिज़ेरियम फिजिकोरी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में GA3 है, और जो पहला प्लांट जिब्रेलिन था वो था GA1। ठीक है। एज ऑफ 2022 के अकॉर्डिंग देयर आर 136 जिब्रेलिक एसिड आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इतने सारे जिब्रेलिक एसिड को आइडेंटिफाई किया गया प्लांट्स में। ये सिर्फ एक डेटा है, एक नॉलेज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सबसे पहले कि जिब्रेलिन्स क्या कर रहा है, सेल की स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, किस फंगस से आइसोलेट हुआ, कौन सी डिजीज़ को कॉज कर रहा है। अगर कहीं पे भी बकाने या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज़ आ रही है तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे जिब्रेलिन्स है। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, और जो फर्स्ट प्लांट जिब्रेलिन था वो था GA1। सो अब आगे क्या बोला गया कि जो जिब्रेलिन्स है, देयर आर 2 क्लासेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ईदर 19 और 20 कार्बन्स। अब हर जो प्लांट हार्मोन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक केमिकल फार्मूला, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के बेसिस पे जिब्रेलिन्स को 2 क्लासेस में या 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 19 और 20 कार्बन्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स 2 टाइप्स के क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक होते हैं जिनके पास 19 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और एक होते हैं जिनके पास 20 कार्बन्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ ही आपको लर्न करना है कि जिब्रेलिन्स की 2 क्लासेस हैं, 19 कार्बन और 20 कार्बन। ठीक है, 19 कार्बन वाले क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो 19 कार्बन वाले जिब्रेलिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, और वहीं 20 कार्बन वाले क्या होते हैं, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, 19 कार्बन डाईहाइड्रोक्सिलेटेड जिब्रेलिन्स होती है। डाईहाइड्रोक्सिलेटेड मीन्स कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होता है ये बोथ कार्बन 3 और कार्बन 13 में होते हैं, इसीलिए इन्हें डाईहाइड्रोक्सिलेटेड जिब्रेलिन्स कहा जाता है, जो 19 कार्बन। और जो 20 कार्बन वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिकर्सर्स और डीएक्टिवेशन होते हैं। मतलब प्रिकर्सर यानी कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, प्रोडक्ट्स ऑफ द बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स, यानी कि जो बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स है ना, इनको एक्टिवेट करने का काम यही जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव जिब्रेलिन्स होते हैं यही करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे मैंने बताया 19 कार्बन पे 19 कार्बन वाले में कार्बन 3 और कार्बन 13 पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है, कार्बन 3 OH और कार्बन 13 OH पे क्या होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब आता है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चंस तो ये दोनों ही जगह मतलब सारी जगह से आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 19 कार्बन्स वाले जिब्रेलिन्स बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो 20 होते हैं वो प्रिकर्सर्स या फिर डीएक्टिवेशंस होते हैं। 19 कार्बन में क्या होता है, कौन कौन से बायो एक्टिव जो हैं जिनके बारे में आता है, GA1, GA3, GA4 और GA7, यानी कि जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 एंड जिब्रेलिक एसिड 7। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, बस 1, 3, 4, 7 याद कर लेना। एग्जाम में कहीं भी आता है बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स या बायोलॉजिकली, हो सकता है आपको इस तरह भी हो सकता नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि आपको जैसे कि पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स नहीं है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको 1 दे दिया, जैसे 3 दे दिया और 5 दे दिया और 7 दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स नहीं है, और इसी से उल्टे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स प्रमोट सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स होते हैं, जिन्हें कहेंगे इंटरनोड। एक तरह से जो स्टेम होती है तो स्टेम में इस तरह से अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो इसको क्या करते हैं, इसको इसी को इलोंगेट करने का जो होता है वर्क होता है जिब्रेलिन्स का। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है एक थोड़ा छोटा सा बेसिक भी कह सकते हैं आप, या फिर काफ़ी बेसिक के फॉर्म में भी बहुत कुछ है जिब्रेलिन्स के बारे में, और जितना भी है मैंने बहुत पॉइंट टू पढ़ाया है आपको, टू द पॉइंट पढ़ाया है आपको, कि आप तो आपको जो है ना कंफ्यूज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब जो है हम जिब्रेलिन्स का फंक्शंस भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिब्रेलिन्स के। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है स्टेम इलोंगेशन, जो मैंने पहले भी बताया था। GA1 इज द बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन कंट्रोलिंग स्टेम ग्रोथ। अभी आपको बताया कि बायोलॉजिकली एक्टिव में 1, 3 और 4, 7 जिब्रेलिक एसिड होते हैं। तो इसी में से GA1 जो होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है स्टेम की ग्रोथ को।
नेक्स्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको याद रखना है, एटलीस्ट इतना तो याद रखिए कि स्टेम की इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है जिबरेलिन। नेक्स्ट आ जाता है सीड जर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ सीड डॉर्मेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिबरेलिन की सिग्नलिंग जो पूरी होती है इसमें, वो सीड डॉर्मेंसी पर ही बेस्ड होती है पूरी, ठीक है। तो मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या बात यहाँ पे बोली गई है, सीड डॉर्मेंसी क्या होता है एक्चुअल में, उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने सीड डॉर्मेंसी के बारे में छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप पढ़िए ना, कुछ भी पढ़िए, उसका आपको एक एक नॉलेज मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट या फिर जो भी कहे ना कि छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जो पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं ना, आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, एन एडेप्टेशन दैट प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग ड्यूरिंग अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि एक ऐसा इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस होता है जिसकी वजह से जो सीड्स होती है उसको जर्मिनेट होने से रोका जाता है। मतलब कोई भी अगर उसे सुटेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो उसकी जर्मिनेशन को रोका जाता है, और इसी को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट सीड डू नॉट जर्मिनेट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक डॉर्मेंट सीड कभी भी स्पेसिफाइड पीरियड में जनरेट नहीं करती है। तो वहीं जिबरेलिन क्या वर्क करता है, जिबरेलिन इट स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये जो सीड डॉर्मेंसी होती है इसी को ब्रेक करता है और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करवाता है। जिबरेलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, पूरी सिग्नलिंग जो जिबरेलिन की है इसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, ये होता है जिबरेलिन का वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन और लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्लांट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिबरेलिन्स। वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लो टेम्परेचर में भी कुछ प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, तो उसमें जिबरेलिन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में GH3 जो जिबरेलिक एसिड होता है जो कि बायो एक्टिव होता है, पार्थिनोकार्पी में रोल प्ले करता है, मीन्स सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, सीडलेस फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है माल्ट प्रोडक्शन में GA3 इंक्रीज द यील्ड ऑफ माल्ट फ्रॉम बार्ले ग्रेन्स। जो बार्ले ग्रेन्स होते हैं उनके माल्ट के जो प्रोडक्शन होते हैं, जो भी उनकी 3 प्रोसेसेस होती है, उसमें जो GA3 है वो उनकी यील्ड को काफ़ी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिबरेलिक एसिड से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो सीड डॉर्मेंसी है जो कि उसके बायोसिंथेसिस पाथवे में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको जिबरेलिक एसिड के बारे में बता दिया। उसके अलावा भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे डार्फ शूट ओवरकम में भी जिबरेलिक एसिड हेल्प करता है। मतलब कि जो शूट होते हैं, स्टेम है उनकी डार्फ में स्मॉल ना हो बहुत ज़्यादा, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो बोल्टिंग होती है कैबेज में, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है जिबरेलिक एसिड। तो ये ओवरऑल हो गया जिबरेलिन्स और उसके कुछ फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कुछ भी मैंने बताया है आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर लर्न कर लीजिएगा। नोट करना काफ़ी सही होता है क्योंकि नोट्स प्रॉपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और मेरे कम्युनिटी में भी जाके चेक करिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको लगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मैं काफ़ी ईजी लेके आऊँगी ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि नहीं बचा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।